अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिसर्च थीसिस के इंट्रोडक्शन पार्ट की आउटलाइन को। इसके अलावा हमने रिसर्च थीसिस के इंट्रोडक्शन ये सारा डिस्कस भी कर लिया है, जिसमें हमने डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। कौन से पॉइंट्स इंट्रोडक्शन में होने चाहिए, कौन से हमने स्किप करने हैं, रेफरेंस कैसे ऐड करने हैं, कुछ बुनियादी बातें हमने डिस्कस की। बेसिक आउटलाइन, बेसिक स्टैंडर्ड साइज़, ये वो सारी चीज़ें हम डिस्कस की कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की, ये जो पहला पार्ट है, इसको लाजमी चेक कर लें, जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। इंट्रोडक्शन के पार्ट की ही ये सेकंड वीडियो है। ये जो आज मैं आपको टॉपिक बताऊंगी, आपने यही सारा इंट्रोडक्शन में ही लिखना है, लेकिन इंट्रोडक्शन की एक अलग से सब हेडिंग के तौर पे लिखना है। लास्ट हमने वीडियो में देखा कि पहली हेडिंग थी डाइज की। अगर आपका एड्जॉर्प्शन पे काम है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे काम है, ये मतलब जो भी आपका टॉपिक है, आपने पहले उसकी सब हेडिंग बनानी है, फिर उससे मिलती जुलती आपका जो सिलेक्टेड टॉपिक है आपने उस पर बनानी है। जिस तरह सिलेक्टेड डाई पे बनाई थी, उसका इंट्रोडक्शन ऐड किया। अब हम लिख रहे हैं टेक्निक्स यूज फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। हमने लास्ट वीडियो में वाटर पोल्यूशन को डिस्कस कर लिया, डाइस को डिस्कस कर लिया, और ये भी डिस्कस कर लिया कि उनको रिमूव करना चाहिए, ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है वो भी डिस्कस कर लिया है, साइड इफ़ेक्ट भी देख लिए। अब आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि कौन कौन से मेथड पहले यूज़ होते रहे हैं या अब भी यूज़ हो रहे हैं डाइज रिमूव करने के, मेटल आयन रिमूव करने के। ठीक है, तो टेक्निक्स फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है ये, और मैंने जैसे पहले बताया कि ये मेरा पर्सनल थीसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि मेरी वजह से किसी दूसरे स्टूडेंट का भला हो जाए। उसको सारे पॉइंट्स में A to Z तक एक्सप्लेन करती हूँ, और आई एम 110% श्योर कि इससे किसी ना किसी को तो फ़ायदा, किसी एक स्टूडेंट को तो फ़ायदा लाजमी पहुँचेगा। और जब आपको फ़ायदा पहुँचे तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आपकी तरफ से हमें थोड़ा सा बेनिफिट पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं। टेक्निक्स यूज फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की डिफरेंट टेक्निक्स, आप इसको कन्वेंशनल टेक्निक्स भी कह सकते हो, जस्ट टेक्निक्स भी कह सकते हो, या अदर टेक्निक्स फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, आप इस तरह करके भी इसको लिख सकते हो। तो आपका जो स्पेसिफिक टॉपिक है ना, उसको छोड़ के बाकी जितनी टेक्निक्स हैं वो इनमें आएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एड्जॉर्प्शन चूज़ की है वाटर ट्रीट करने के लिए, तो एड्जॉर्प्शन के अलावा बाकी जितनी टेक्निक्स हैं आपने यहाँ पे उनकी मेंशन करना है, उनका नेम भी और उनकी डिटेल भी। ठीक है, अगर आप एडवांस ऑक्सीडेशन मेथड में फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन कर रहे हो, तो फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन को साइड पे रख के बाकी जितने मेथड हैं वाटर ट्रीट करने के, जिसमें एड्जॉर्प्शन आ जाती है, जिसमें आयन एक्सचेंज, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन आ जाती है, आपने इनको यहाँ ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। आपका जो स्पेसिफिक प्रोसेस है वाटर ट्रीट करने का, उसको आपने अगली सब हेडिंग में या अगले चैप्टर में डिस्कस करना है, यहाँ नहीं करना। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे चूँकि मेरा जो था स्पेसिफिक टेक्निक वो एड्जॉर्प्शन थी, टॉपिक मेरा एड्जॉर्प्शन पे था, तो एड्जॉर्प्शन को बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बाकी जो टेक्निक्स हैं उनको चेक कर लेते हैं कि वो क्या हैं, उनमें कैसे डाइज, कितने परसेंट डाई रिमूव हो चुके हैं, कितना काम हो चुका है। मैं हर टेक्निक को थोरोली एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करूँगी, लेकिन आपको कुछ बुनियादी चीज़ें ज़रूर बताऊँगी जो कि उस टेक्निक में आपने लाजमी ऐड करनी है, बिकॉज़ हमारा स्पेसिफिक टॉपिक उन टेक्निक्स पे नहीं है। उन टेक्निक्स पे मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी, बहुत जल्द बनाऊंगी, और उसके अगर आप ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि उन टेक्निक्स की फर्दर और प्रॉपर उनकी जो डिटेल होती है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, उसके हवाले से बनाऊंगी। लेकिन आज अभी तक मैं सिर्फ थीसिस के हवाले से थोड़ा बहुत आपको बताऊंगी कि आपने उनकी डिटेल में क्या चीज़ें ऐड करनी होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रिमूवल ऑफ डाइज जो है जिसमें बहुत ज़रूरी है, जिसमें डाई को डीकलराइज होना चाहिए, डी ग्रेड होना चाहिए। डी ग्रेड होगा तो डीकलराइज होगा। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड्स में हमारे पास कुछ बायोलॉजिकल मेथड आ जाते हैं। तीन तरह के मेथड हैं कन्वेंशनल। एक बायोलॉजिकल मेथड है, एक फिजियोकेमिकल मेथड है, ठीक है, और एक जो है हमारे पास एक फिजिकल मेथड है, दूसरा और तीसरा केमिकल मेथड है। फिजियोकेमिकल को यहाँ इकट्ठा करके लिखा हुआ है। वाटर प्योरिफिकेशन एक नेसेसिटी है, हम लास्ट वीडियो में चेक कर चुके हैं क्यों ज़रूरी है वाटर प्योरिफिकेशन, क्यों पोल्यूशन काज कर रहा है। आप उस लास्ट वीडियो को, इसी इंट्रोडक्शन के लास्ट पार्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कलर रिमूवल मेथड्स एक समराइज फॉर्म में आपके सामने ये एक छोटा सा स्केच बताया गया है, जिसमें डिफरेंट कलर रिमूवल या वाटर रिमूवल मेथड्स हैं। सबसे पहले इसमें
फिजिकल या केमिकल मेथड आ जाते हैं, जिसमें एड्जॉर्प्शन है, फ्लोकुलेशन है, कोएगुलेशन है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन है, इरेडिएशन है, आयन एक्सचेंज है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास केमिकल मेथड आ जाते हैं, जिसमें ओजोनेशन है, एडवांस ऑक्सीडेशन है, सोडियम हाइपो क्लोराइड के साथ रिएक्शन है, इसके अलावा कंबिट्रल के साथ है, फेंटन्स रीजेंट है। ठीक है, इसके बाद कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड आते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोकोएगुलेशन है, इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन है। बायोलॉजिकल में आपका एरोबिक डिग्रेडेशन, एनाएरोबिक फंजाई के साथ, एल्गी के साथ, माइक्रोबियल फ्यूल सेल के साथ। तो ये कुछ कन्वेंशनल मेथड्स हैं। हम इनमें से 5 या 6 मेथड्स को डिस्कस करेंगे, और आपने भी थीसिस में नेम सबके लेने होते हैं। मतलब जस्ट आपने पैराग्राफ की शक्ल में जो नेम्स लिखने हैं सबके लिखने हैं, लेकिन डिस्कशन 4 मिनिमम 5 मेथड्स की करनी है। मतलब आप जैसे यहाँ पे इस मेरे थीसिस में मैंने 5 लिए थे, जिनको मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब किया था, उनका पूरा प्रिंसिपल प्रोसीजर और उनकी डिटेल ऐड की थी कि इस मेथड को चूज़ करके कौन से डाई रिमूव हो चुके हैं। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है कि आपने मेंशन सबको करना है, नेम सबके लिखने हैं, लेकिन उनमें से चंद 5 ले लें, 6 ले लें, 7 ले लें, 8 ले लें, इट्स अप टू यू। जितनी आप इसको क्लासीफाई या इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं, आपने उतनों की डिटेल ऐड करनी है, लाजमी करनी है। तो यहाँ पे भी देखें, ये डिफरेंट वेरियस मेथड्स यहाँ पे नेम लिखे हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन है, इसके अलावा कोएगुलेशन है, आयन एक्सचेंज है, और ओजोनेशन है, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन है। ये सारे आगे रेफरेंसेस भी उनके दिए गए हैं। ठीक है, और उनके नेम भी मेंशन है, और आगे उनकी जो है उनकी ये टेबल की शक्ल में एक स्केच की शक्ल में उनके सारी टाइप्स को क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पे 5 मेथड्स को जस्ट ब्रीफली डिस्कस किया गया है, और ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं ये 1.3 हेडिंग में आ रहे हैं। 1.3 हेडिंग टेक्निक्स की है, तो टेक्निक्स की हेडिंग में आ रहे हैं, यानी कि सब हेडिंग में आ रहे हैं। तो 1.3.1 के नाम से उनकी नंबरिंग की गई है। इस तरह की चीज़ें हैं। 1.1 फिगर का नंबर कैसे करना है, फिगर टेबल का नंबर कैसे करना है, सब हेडिंग का नंबर कैसे करना है, साइज़ फ़ॉन्ट स्टाइल, ये ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन के पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आई मस्ट रिकमेंड कि आप पूरी प्लेलिस्ट को जब तक पूरा नहीं देखते, आपको बुनियादी चीज़ें जब तक नहीं पता चलती, तो आपकी मिस्टेक होती हैं। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पूरी प्लेलिस्ट को एटलीस्ट एक दफ़ा चेक कर लिया करें सारा, ताकि आपकी मिस्टेक ना हो, आपका जो काम करने का जो टाइम है वो ज़ाया ना हो। तो ओजोनेशन बेसिकली क्या होती है, इसमें ओजोन गैस यूज़ की जाती है वाटर को ट्रीट करने के लिए। ओजोन गैस हाईली रिएक्टिव होती है, अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि ओजोन डेंजरस है, और डेंजरस होने के साथ साथ इसका जो यूज़ है वो काफ़ी हद तक लिमिटेड हो चुका है। आपने क्या करना है, ओजोनेशन में ओजोन को डिफाइन करना है कि आप ओजोन को कैसे यूज़ कर रहे हो। इसकी आपको प्रॉपर लिटरेचर में डिफरेंट आर्टिकल्स मिल जाएंगे, कन्वेंशनल टेक्निक्स है, गूगल पे आप इजीली सर्च कर सकते हो। उनकी डिटेल ऐड करने के बाद, यानी कि इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, आप उनको बताएं कि ओजोन कैसे डाई को डिग्रेड करती है, कैसे डाई को डीकलराइज करती है। ये उसके 2 स्टेप्स लिखे हैं। उसके बाद ओजोनेशन में जो डिफरेंट उसमें जो मॉडिफिकेशंस आई हैं, जो रिसेंट एडवांसमेंट हुई हैं, आप उसको मेंशन करें। फिर ये बताएं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से डाइज़ हैं रिमूव किए गए हैं इस मेथड के अकॉर्डिंग। ये बहुत ज़रूरी बात है, और ये बतानी चाहिए कि आप जिस मेथड की डिटेल लिख रहे हो उस मेथड को अडॉप्ट करके कितने डाई पहले रिमूव हो चुके हैं और उनकी क्या क्या परसेंटेजेस आई हैं। फॉर एग्जांपल 98% जो है वो रोडामन बी डाई जो है वो ओजोनेशन मेथड से रिमूव करवाया गया था। ये संगीता शर्मा इनके आर्टिकल में ये आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, जो टेक्निक आप जिसकी डिटेल ऐड कर रहे हो उसका आपने प्रॉपर उसका इंट्रोडक्शन बताना होता है। लिटरेचर में आपको गूगल पे सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे इजीली। और इसमें यह क्या है कि अगर आपको आर्टिकल सर्च करने में मुश्किल हो रही है, या प्रॉपर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही, तो आप साइंस हब के ज़रिए आर्टिकल्स डाउनलोड कर सकते हैं। साइंस हब से कैसे डाउनलोड करने चाहिए आर्टिकल्स, या अगर वैसे भी आर्टिकल आपके पास कंप्लीट ओपन नहीं हो रहे, तो उसका साइंस हब से डाउनलोड करने का जो मेथड है वो ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आर्टिकल डाउनलोड ना करने पड़े, आपको एज इट इज़ एड्जॉर्प्शन पे डिफरेंट आर्टिकल्स मिल जाएं, चाहे वो बायोजॉर्बेंट के हो, कैटलिस्ट के हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी कुछ पेड सर्विसेज भी हैं
जिनमें ये भी हमारी एक पेड सर्विसेज है कि आपको हम सारे का सारा लिटरेचर जो डाटा होता है जहाँ से आपने आर्टिकल्स लेके डाउनलोड करके, या आपको नहीं पता कि ये आर्टिकल ये ऑथेंटिक है या नहीं है, या आपको ये इशू आ रहा है कि आर्टिकल कहाँ से डाउनलोड करें या इतना टाइम नहीं है, या आपको उन ये नहीं पता कि ये आर्टिकल अंदर ऐड करना भी चाहिए, इसका रेफरेंस ये नहीं, अगर आपके पास इस चीज़ की कन्फ्यूजन है तो आप हमसे रब्ता उस नंबर पे कर सकते हैं और हम आपको एक पूरी लाइब्रेरी आपके जितने आप रेफरेंसेस कहेंगे उतने रेफरेंसेस आपको डाउनलोड करके आपको एक पूरी लाइब्रेरी की शक्ल में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये हमारी पेड सर्विसेज में ही आता है। तो इसी तरह आपने क्या करना है कि ओजोनेशन इनके डिफरेंट ये स्टेप्स हैं, आपने इन स्टेप्स के ज़रिए इनको डिफ़ाइन करना है और उसकी सारी फर्दर डिटेल ऐड करनी है और ये लाजमी बताना है कि इस मेथड के अकॉर्डिंग कौन कौन से डाई पहले रिमूव हो चुके हैं, कितने % उनके रिज़ल्ट आए हैं, और अगर उस मेथड की कोई डायग्राम भी है तो आप उसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि ये डायग्राम एक लगाई गई है। ठीक है, ये यहाँ पे ओजोनेशन मेथड, यानी कि ये कमो पेज 1 पेज पे आपने ओजोनेशन मेथड को ब्रीफली समराइज़ कर देना है। इन पे ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं करना क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो हमारे अपने सिलेक्टेड मेथड पे होना चाहिए, जो कि आपका अगर एड्जॉर्प्शन पे है तो आप एड्जॉर्प्शन पे फोकस करें, उसको डिटेल में ज़्यादा डिस्कस करें एज़ कम्पेयर कि आप ये कन्वेंशनल टेक्निक्स का ही 20-30 सफ़े बना दें। तो इस तरह आपने नहीं करना। एक पेज पे या 1.5 पेज पे एक टेक्निक को समराइज़ करके लिख दें। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड मेथड पे चलते हैं। इलेक्ट्रो कोएगुलेशन मेथड है। इसमें भी सबसे पहले उसकी डेफिनेशन वगैरह बताई गई है, कब ये डेवलप हुआ, कैसे ये यूज़ होता है, इसके भी स्टेप्स हैं। आगे उसकी डायग्राम बताई गई है, डायग्राम के ज़रिए उसको एक्सप्लेन किया गया है। इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी, आप इनको खुद से पढ़ के समझ सकते हैं ईजिली। आपको जस्ट मैं ये बता रही हूँ कि आपने उनको लिखना कैसे, कौन कौन सी पॉइंट्स इन डिटेल इनकी डिटेल में ऐड करने हैं। मेथड है, उनकी डायग्राम है, अगर कोई इक्वेशन है तो आप उसको भी मेंशन करें। और इस इलेक्ट्रोकोएगुलेशन मेथड को यूज़ करके इतने डाई रिमूव हो चुके थे, क्रिस्टल वायलेट, मेलाचाइट ग्रीन, मिथाइलिन ब्लू, ये इलेक्ट्रोड यूज़ किए, ये रिमूवल एफिशिएंसी है। आपने उनको टेबल की शक्ल में मेंशन करना है, तो इट्स अप टू यू। अगर आप उसको पैराग्राफ में लिखना चाह रहे हैं तो वो भी ओके है, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं होगा। यहाँ तक आपने ये भी राउंड अबाउट वन पेज तक इलेक्ट्रोकोएगुलेशन मेथड कंप्लीट हो चुका है। ठीक हो गया। उसके बाद आप थर्ड मेथड की तरफ आ जाए, मेम्ब्रेन प्रोसेस। मेम्ब्रेन प्रोसेस में भी उसकी डेफिनेशन बताएंगे। उसमें आपने ये बताना है कि उसका प्रोसेस कैसे होता है, कैसे वो डाई को डिग्रेड करता है। उसके बाद आप उसकी डायग्राम के ज़रिए उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। यहाँ से रा वाटर आप ऐड करते हैं। सबसे पहले उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, उसमें से जो ज़्यादा डस्ट होती है वो रिमूव हो जाती है। फिर सैंड फिल्टर है, फिर माइक्रो फिल्ट्रेशन यहाँ पे उसकी होती है। फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा हद तक यहाँ पे वाटर पोल्यूट हो चुका ट्रीट हो चुका होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। नैनो फिल्ट्रेशन करवाई जाती है बाद में। फिर उसके बाद रिकवरी ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। रिवर्स ऑस्मोसिस के बाद यहाँ पे जो आपके पास जो पानी बचता है वो प्योर वाटर होता है, यानी कि ट्रीटेड वाटर जिसको कहा जाता है। तो आपके पास जो एज अ रिजल्ट पानी आता है वो ट्रीटेड होता है, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस के दौरान जितने भी डिजोल्व साल्ट वगैरह होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, वो सारे के सारे रिमूव हो चुके होते हैं। और नैनो फिल्ट्रेशन में भी ऐसे जितने भी डिजोल्व साल्ट हैं, जिसमें डाई वेलेंट साल्ट आते हैं। यूजली डाई वेलेंट साल्ट का मतलब ये होता है कि जिनके ऊपर +2 का चार्ज है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, मैंगानीज है, या फेरस है, आयरन का जो एक है फेरस जिसकी वैलेंसी +2 होती है वो। उसके बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाई जाती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि इसमें भी डिजोल्ड ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर जो है वो सारे का सारा रिमूव हो जाता है। वायरस वगैरह अगर हो वाटर के अंदर तो वो भी रिमूव हो जाता है। माइक्रो फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से पहले की जाती है। इसमें डिफरेंट कोलाइडल पार्टिकल्स, डिफरेंट आप यूँ कह लें कि जो रिएक्टेंट्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो इस तरह के जर्म्स माइक्रो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं। सैंड फिल्टर में क्या होता है, सैंड फिल्टर से नाम से आपको पता चल रहा है कि जितने भी सैंड है या डेब्रस है, ये डस्ट पार्टिकल हैं, वो इससे रिमूव हो जाते हैं। स्क्रीनिंग में भी यही होता है कि बेसिक स्क्रीनिंग, बेसिक ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स यहीं से रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद फिर सैंड फिल्टर किया जाता है, फिर माइक्रो, फिर अल्ट्रा, फिर नैनो, फिर रिवर्स ऑस्मोसिस। एज अ रिजल्ट हमारे पास ट्रीटेड वाटर आ जाते हैं। तो ये मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि हर प्रोसेस में कौन सी चीज़ें रिमूव होती हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ।
स्क्रीनिंग में क्या होता है कि सबसे पहले ये रा वाटर, जो पोल्यूटेड वाटर आ रहा है, वो होता है यहाँ से जो बड़े लार्ज मॉलिक्यूल हैं, लाइक अब स्टोन्स वगैरह कह लें, इस तरह की चीज़ें वो रिमूव हो जाती हैं। फिर सैंड फिल्टर होता है, सैंड फिल्टर से हमारे पास जितना भी डेब्रिस या इस तरह की जो सैंड होती है वो रिमूव कर देता है ये। फिर माइक्रो फिल्ट्रेशन, ये वाला प्लांट आ जाता है। माइक्रो फिल्ट्रेशन में हमारे पास जितने बैक्टीरिया है या रेड ब्लड सेल्स हैं या जो भी इस तरह के कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। माइक्रो फिल्ट्रेशन के बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला ये वाला चैम्बर है, यहाँ से जितने वायरसेस हैं, वायरसेस कह लें या ऑर्गेनिक मेटल, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीज़ें, जितने भी कंपाउंड्स हैं वो रिमूव होते हैं। फिर नैनो फिल्ट्रेशन वाला ये वाला चैम्बर आता है। नैनो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जितने भी डिजोल्ड डाईवेलेंट साल्ट्स हैं, कैटाइंस हैं या अनाइंस हैं वो रिमूव होते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, फेरस है, मैंगनीज है, ठीक है, और इस तरह की या ऑक्साइड्स हैं, वो यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं वाटर में से। उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस किया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, जितने भी डिजोल्ड साल्ट आ जाते हैं, नाइट्रेट्स हैं, फास्फेट हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस में रिमूव कर दी जाती हैं। उसके बाद आपके पास प्योर ट्रीटेड वाटर जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। तो ये मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का आपने थोड़ा सा बहुत इंट्रोडक्शन बताना है। उसके बाद उसकी सारी डिटेल ऐड करने के बाद ये एक फ्लोशीट डायग्राम इस तरह की आपको गूगल पे ईजिली मिल जाएगी। आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नहीं मिल रही है, आपको हमारे से डाटा लेना चाहते हैं, तो वो हमारी पेड सर्विसेज में आता है। आप जो नंबर मैं दूंगी उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का। ये 3 मेथड अभी तक हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद चलते हैं चौथे मेथड की तरफ, जो कि बायोलॉजिकल मेथड है। बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है कि आपको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करना पड़ता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया, एल्गी होगी, फंजाई होगी। तो इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करके वाटर को प्योरीफाई कर सकते हो। और अगर तो वो ऑक्सीजन की प्रेसेस में कर रहे हो आप ट्रीटमेंट, तो वो एरोबिक में काउंट होगा। अगर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाटर ट्रीटमेंट हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके, तो वो एनएरोबिक में आएगा। और अगर लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कभी दे देते हो कभी नहीं देते, तो वो एरोबिक एन एरोबिक फैकल्टेटिव ट्रीटमेंट में आएगा। तो यानी कि बायोलॉजिकल मेथड के भी 3 टाइप्स हैं, एरोबिक, एन एरोबिक, एरोबिक एन एरोबिक या फैकल्टेटिव ट्रीटमेंट। मतलब कभी आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हो, कभी नहीं करते। तो इस तरह इस बेस पे बायोलॉजिकल मेथड की भी 3 टाइप्स हैं, और हर टाइप को आपने एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल एरोबिक मेथड, एन एरोबिक मेथड, इसमें आप ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करते। इस मेथड के थ्रू एजो कलरेंट्स जो हैं वो दे आर लेस रेजिस्टेंट टू एनारोबिक बायोडिग्रेडेशन, यानी कि ये इजीली डिग्रेड नहीं होते एनारोबिक से। इनके लिए एरोबिक मेथड ही सूटेबल होता है, ठीक है। तो मीन्स टू से हर डाई की जो नेचर है, हर डाई को डिग्रेड करने का मेथड जो है वो अलग है। कुछ एरोबिक से होते हैं, कुछ एनारोबिक से होते हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने हर मेथड की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद ये बताना है कि किस डाई को डिग्रेड किया गया है, बैक्टीरिया को यूज़ करके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके, ये सारी चीज़ें। अब इसका मेथड भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनिक मेटल आयंस समझ लें या डाई समझ लें। ये जो पोल्यूटेंट है यहाँ पे, ये क्या है कि यहाँ पे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये आप इसमें जब ऐड करेंगे, फिर उनको आप जब थोड़ा बहुत टाइम देंगे सेट वेट होने का, तो क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको इनटेक कर लेते हैं या उनके साथ अटैच हो जाते हैं। फिर आप जब वो अटैच हो जाते हैं, तो फिर आप उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकाल लेते हो, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन चीज़ों को या तो इनटेक कर लेंगे या उनके साथ अटैच हो जाएंगे। अगर तो वो इनटेक कर लेते हैं, तो फिर वो सारे के सारे, मतलब कि वो पोल्यूटेंट को रिमूव कर दिया उन्होंने, अब पीछे प्योर वाटर रह गया। फिर आप यहाँ से ये रिमूव करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिसाइकल करके दोबारा से दोबारा यूज़ कर सकते हो। और मीन्स टू से कि यहाँ पे अगर वो इनटेक नहीं करते, उनके साथ इन टच रहते हैं, तो फिर आप उनको वाटर से अलग करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग कर लें, और उनका जो पोल्यूटेंट है आप उनको अलग करके, और फिर दोबारा से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोसीजर होता है इसका। इसमें भी आपने मेंशन करना होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे परसेंटेज रिमूवल है, स्पीशी है, टाइप है। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया का ये टाइप 90% रिमूवल आई है इसकी क्रिस्टल वायलेट के साथ। माइक्रोकोकस लीलाई है, इसकी 89% है। बेसिलस प्यूमिलस है, इसकी 87 है। और एक बात और कि अगर कोई साइंटिफिक नेम आ रहा है आपके थीसिस में, तो आई मस्ट सजेस्ट कि आप उसको इटैलिक्स में ही लिखें, क्योंकि ये सारे के सारे बैक्टीरिया, फंजाई
और एलजी, इन सब के ये यहाँ पे साइंटिफिक नेम मेंशन है क्योंकि ये साइंटिफिक नेम ही थे। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम लिखने का भी तरीका होता है। उसमें क्या होता है कि जो पहला होता है इनका पहला वर्ड होता है पहले नेम का, उसको कैपिटल लिखा जाता है, जबकि ये जो दूसरा वर्ड का दूसरे नेम का जो पहला वर्ड होता है उसको स्मॉल लिखा जाता है। यहाँ पे हाइड्रोफिला का एच कैपिटल नहीं होगा, ये हमेशा स्मॉल ही होता है। और आपने इसको इटैलिक्स में ही लिखना है बिकॉज साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो इटैलिक्स में ही लिखे जाते हैं। आपने हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लिटरेचर सर्वे करना है कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस किस डाई को रिमूव कर चुके हैं, क्या क्या परसेंटेजेस आई हैं। तो आप इस तरह से ये पूरा टेबल इनका भी बनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको थीसिस लिखने में मुश्किल आ रही है या टॉपिक मुश्किल लग रहे हैं, तो थीसिस राइटिंग अगर आप हमसे करवाना चाह रहे हैं तो हम उनके ये हमारी ये भी पेड सर्विसेज में आता है। अगर आप हमसे थीसिस लिखवाना चाहते हैं तो आप उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी। और आप ये भी डिपेंड करता है कि आप जस्ट इंट्रोडक्शन लिखवाना चाह रहे हैं, ये लिटरेचर भी लिखवाना है, ये पूरी मेथडोलॉजी और रिजल्ट वाला पार्ट भी लिखवाना है, तो अलग अलग हर सर्विस के चार्जेस होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद 5वें नंबर पे आ जाते हैं कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन ये भी एक कन्वेंशनल टेक्निक्स में आता है। इसकी भी आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताना है। इंट्रोडक्शन बताने के बाद आप इसकी वैसे ही डायग्राम लगाएंगे। डायग्राम लगाने में आपको यह है कि इसकी फ्लोकुलेशन जब आप करेंगे इसमें कोई फ्लोकुलेंट ऐड करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूजुअली जो फ्लोकुलेंट ऐड किया जाता है वो एलुमिना होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव फ्लोकुलेंट एलुमिना है, उसको यूज़ करके हम वाटर की ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक हो गया। और इसमें फिर आप इसकी भी अगर डिटेल फर्दर अगर आपको मिलती है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 6ठे नंबर पे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया गया है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक आपको पता है, ये वेल नोन टेक्निक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट इससे बहुत ही अच्छे से मुतारिफ होंगे। इसमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या है, कोई एक्सट्रैक्टिंग एजेंट एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, जो कि यानी कि दो डिफरेंट सॉल्वेंट होते हैं, एक पोलर होता है एक नॉन पोलर होता है। तो पोलर पार्ट पोलर में डिज़ोल्व हो जाता है, नॉन पोलर में हो जाता है। तो इस तरह से आपने सेपरेशन करनी होती है उनकी सॉल्युबिलिटी की बेस पे। ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंट जो डाई सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के थ्रू एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, जिनमें डाइल्यूएंट्स कौन से हैं, एक्सट्रैक्टेंट कौन से हैं, आपने इनको भी मेंशन करना है। उसके बाद परसेंटेज रिमूवल लिखनी है हर डाई की। और यहाँ तक आपकी टोटल 6 टेक्निक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन तक 6 टेक्निक्स मैंने आपके सामने रखी। उनकी डिटेल, उनकी फर्दर उनका प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उनकी डायग्राम, उनके परसेंटेजेस और उनको डिटेल में लिखना कैसे है हमने ये चेक किया। तो यहाँ तक थीसिस में आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट में जो 3rd सब हेडिंग है, कन्वेंशनल टेक्निक्स फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या टेक्निक्स फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन उसका एक छोटा सा टॉपिक रहता है, वो ये है कि आपने अब तक जितनी टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं इन सब को समराइज़ करके लिखना है कि इनके कौन सी टेक्निक के कितने मेरिट्स हैं और ड्रॉबैक्स या डीमेरिट्स कितने हैं। हमने उनको मेंशन करना है। यानी कि थोड़ा सा अभी तक हमने हर टेक्निक को अलग अलग डिस्क्राइब किया, अब हमने कंपैरिजन की शक्ल में एक टेबल बनाना है, और वो टेबल आपके सामने यहाँ पे है। टेक्निक जो यूज़ की जाती है, हर टेक्निक उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ये आपने लाजमी मेंशन करने होते हैं। ये थीसिस का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कन्वेंशनल टेक्निक से फर्स्ट लुक में अगर कोई चेक करना चाहता है कि आपको कितना आइडिया है इन टेक्निक्स का, तो आपके वो इस टेबल से अंदाज़ा लगाता है कि कितने आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता है हर टेक्निक के आपने लिखने हैं। पर जब आप इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज करके इनका कंपैरिजन कर लो, उसके बाद हर टेक्निक का एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, ये कन्वेंशनल टेक्निक्स हैं। लेकिन आपकी जो सिलेक्टेड टेक्निक है जिस पे आप काम करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप एड्जॉर्प्शन पे काम करना चाहते हो, फिर आप एड्जॉर्प्शन की तरफ आओगे। ठीक है, आपने थोड़ा सा यहाँ पे उसको बताना है, लेकिन फर्दर आपकी डिस्क्रिप्शन सिलेक्टेड प्रोसेस की वो अगले चैप्टर में होनी है। यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा बताना है कि ये टेक्निक्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज इतने हैं, लेकिन एड्जॉर्प्शन ही क्यों चूज़ करें, बाय एड्जॉर्प्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कन्वेंशनल टेक्निक के ये सब हेडिंग में आना है। और आपने यहाँ पे एड्जॉर्प्शन का थोड़ा सा बताना है, यानी जिसको कहते हैं ना थोड़ी थोड़ी झलकियाँ बतानी है।
जैसे वो किसी ड्रामे का प्रोमो होता है कि अगले एपिसोड में ये चीज़ें होंगी, तो आपने भी यहाँ पे थोड़ी सी झलकियाँ बतानी है कि वाई एड्जॉर्प्शन, भी एड्जॉर्प्शन ही क्यों बेस्ट है। ये सब टेक्निक्स हमने मेंशन की है, इनकी डिस्क्रिप्शन देखी है, लेकिन वो क्यों नहीं सूटेबल, एड्जॉर्प्शन ही क्यों, वाई एड्जॉर्प्शन, ठीक है। तो वाई एड्जॉर्प्शन में आप इसको थोड़ा सा मेंशन करेंगे कि एड्जॉर्प्शन क्यों चूज़ की जाती है। ये सिंपल डिज़ाइन है, एफिशिएंट मेथड होता है, इसको ऑपरेट करना बहुत इजी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो एड्जॉर्बेंट यूज़ होते हैं वो चीप होते हैं, और इसमें कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं होती, जैसा कि ओजोन के केस में देखा गया था, क्योंकि ओजोन में उसका साइड इफ़ेक्ट ये था कि ओजोन डेंजरस होती है। और बाकी जितने भी ये टेक्निक्स हैं इनमें स्लज फॉर्मेशन होती है, यानी कि इसमें वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जिसको कि मैनेज करना बाद में मुश्किल होता है, ठीक है। बल्कि एड्जॉर्प्शन के केस में एज सच कोई इशू नहीं होता है, वो सिंपल सा है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें एज सच कॉस्ट भी नहीं आती है, और इसको मैनेज करना, हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो यहाँ तक आपने इस तरह करके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है एड्जॉर्प्शन का। फिर उसके बाद अगले चैप्टर में आपने एड्जॉर्प्शन का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताना है, और बाकी सारी डिटेल बतानी है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। हमने कन्वेंशनल टेक्निक्स को डिस्कस किया, कन्वेंशनल टेक्निक कौन कौन सी हैं उनमें हमने 6 टेक्निक्स को डिस्कस किया, उनका बाद में कंपैरिजन चेक किया, और इसके अलावा एड्जॉर्प्शन की थोड़ी सी झलकियाँ बताई कि हमारे पास ये एड्जॉर्प्शन है, ये यानी कि हमने इस तरह चूज़ करनी है, रीज़न बता दी एड्जॉर्प्शन चूज़ करने की, आपने उसको मेंशन करना है। और यहाँ आज इसी इंट्रोडक्शन पार्ट में एड्जॉर्प्शन का कंप्लीट डिटेल भी, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी आपने डिटेल बताना होता है। आप उसका अलग से चैप्टर भी बना सकते हैं, इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। बाकी ये है कि एड्जॉर्प्शन की जो फर्दर डिटेल है, उसके बाद जो लिटरेचर रिव्यू है वो हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, आपको इससे फ़ायदा पहुंचा हो, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि बाकी जो स्टूडेंट जिनको थीसिस राइटिंग में मुश्किल हो रही है उन तक ये इन्फॉर्मेशन सारी पहुंच सके। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ कि अगर आप एड्जॉर्प्शन पे काम कर रहे हो, फिर भी यही सारा थीसिस का जो सिनेरियो यही वैलिड होगा। अगर आप फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन पे काम कर रहे हो, तब भी यही सारी चीज़ें फॉलो होंगी। और अगर आप फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन पे काम कर रहे हो, तब भी यही सारा सिनेरियो फॉलो होगा। और अगर आप थीसिस लिख रहे हो, रिसर्च थीसिस, तब भी यही सारी चीज़ें वैलिड हैं। और अगर आप रिसर्च सिनॉप्सिस लिख रहे हो, तब भी यही चीज़ें वैलिड हैं। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे आता है कि सिनॉप्सिस में क्या होता है, आपको समराइज़ करके शॉर्ट करके लिखना होता है, और सिनॉप्सिस राइटअप करने की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको चेक कर सकते हैं। जबकि थीसिस में सारी चीज़ें डिटेल्ड में डिस्कस की जाती हैं, सिनॉप्सिस में समराइज़ करके लिखी जाती हैं। 1 या 2 पेजेस का या 3 पेजेस का इंट्रोडक्शन होता है ज़्यादा से ज़्यादा। बल्कि थीसिस में अब ये तक आपने ये चेक कर ही लिया है, काफ़ी पेजेस हो गए हैं, ठीक है। तो बस चीज़ें सारी वही हैं। अगर आपको चीज़ों की समझ आ गई है, तो यही चीज़ें आप समराइज़ करके अपनी वर्डिंग में सिनॉप्सिस में लिख सकते हैं। अगर आपको इन चीज़ों की समझ नहीं है, तो फिर आप सिनॉप्सिस में उनको समराइज़ करना आपके लिए बहुत बहुत मुश्किल होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे सिनॉप्सिस और थीसिस लिखवाएं, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ तक के लिए आज हमने कन्वेंशनल टेक्निक्स को डिस्कस किया। उसके बाद अगली वीडियो में हम एड्जॉर्प्शन को डिस्कस करेंगे, उसका कैसे लिखा जाता है साइड डिटेल थीसिस में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बंदा नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।